स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत एक ऐसा खुशकिस्मत देश रहा है जिसने हिस्टोरिकली सरप्लस वेल्थ देखी है। सोने की ये चिड़िया ग्लोबल एक्सपोर्ट लीडर रहा है, जिसकी वजह से प्राचीन काल से ही भारत के ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स के पास प्रीशियस मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स की ह्यूज वेल्थ रही है। भारत के टेम्पल्स में डोनेटेड अनइमेजिनेबल क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड इस फैक्ट का परिचय देता है कि इंडिया में गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स जैसे एसेट्स की कभी भी कमी नहीं रही है। ऐसे बदलते समय के साथ इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज और ऑप्शंस भी बदले हैं। शेयर मार्केट, बैंक्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे बहुत से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आज हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसा नजर आता है कि इंडिया में बदलते समय के साथ लोगों की इन्वेस्टमेंट चॉइसेस नहीं बदली हैं। बैंक में सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, लैंड और बहुत से फिक्स डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे ज्यादातर हाउस होल्ड्स के प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बने रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। टीवी एड्स के दौरान ये पॉपुलर लाइन आप सबने सुनी होगी। इस डिस्क्लेमर के इतना पॉपुलर होने के पीछे एक बड़ी वजह है कि हम में से कुछ ही लोग इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स जैसे फाइनेंशियल टर्म्स का असली मतलब जानते होंगे। एक या दो जनरेशन पहले के अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप बात करें तो शायद इन्वेस्टमेंट की नॉलेज और भी कम मिले। फीमेल्स, खासकर हाउस मेकर्स में शायद ही गोल्ड और एफडी के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की जानकारी देखने को आपको मिल पाए। फाइनेंशियल नॉलेज के इस अभाव को फाइनेंशियल इलिटरेसी कहा जाता है। फाइनेंशियल इलिटरेसी का नतीजा है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आज हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक है। ब्रोकरेज एंड रिसर्च फर्म मोतीलाल ओसवाल की 2019 की एक रिसर्च के अनुसार वर्ल्ड की 15 मेजर इकोनॉमीज में भारत के हाउसहोल्ड्स का इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट सबसे कम था। 2019 में भारत में हाउसहोल्ड्स के सिर्फ 14% एसेट्स ही इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किए गए थे, जबकि यूएसए में यही संख्या 45.5% थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह इंडिया की पब्लिक अपनी वेल्थ के लिए बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले रही है। जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के लिए किस तरह जरूरी है और लैक ऑफ क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ ही बात करेंगे इस सिचुएशन को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ सवाल यूपीएससी GS3 के इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन में पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। गाइस, इंटरप्शन के लिए माफी, पर एक बहुत अर्जेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को अपने स्टूडेंट्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए करेंटली स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में इंडिपेंडेंस डे की वंस इन अ ईयर सुपर सेल चल रही है, जिसके खत्म होने में आखिरी कुछ समय बाकी है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र और मात्र 17,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे 12 से 15 अगस्त तक के लिए, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अब तक के ये लोवेस्ट प्राइस हैं और ये वंस इन अ ईयर अपॉर्चुनिटी है। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 22 अगस्त मॉर्निंग 8 AM से हो रही है और साथ ही साथ PSIR और ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस भी जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं और उनके ऊपर भी भारी भरकम डिस्काउंट है। उनको भी आप जरूर चेकआउट करें। तो अब आप भी इस सुपर सेल का फायदा उठाइए AG लाइव कोड यूज करके और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अब दोस्तों, आप अपना वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पहले बात करें कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और ये किन टाइप्स के हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है एसेट का क्रिएशन। एसेट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको ओन करने से समय बीतने के साथ ओनर को फाइनेंशियल रिटर्न्स मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी सेविंग्स को बैंक अकाउंट्स में पार्क करते हैं तो आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है और इसीलिए आपका ये सेविंग्स अकाउंट एक एसेट है जिसमें आपने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट की है। इसी तरह फिक्स डिपॉजिट यानी FD आपके सेविंग्स को एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक के साथ इन्वेस्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है।
अब जरा आपकी गाड़ी की तरफ नजर डालते हैं। अगर आप एक टैक्सी कंपनी के मालिक हैं तो गाड़ी आपके लिए कमाई का एक जरिया है जिससे आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते रहेंगे। इस वजह से ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन वहीं अगर आप गाड़ी को सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करते हैं तो आपको कोई फाइनेंशियल रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे और साथ ही समय के साथ गाड़ी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। इस केस में गाड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक डिप्रिशिएटिंग एसेट या एक्सपेंडिचर के रूप में देखी जा सकती है। इस डिस्कशन से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहलाने के लिए दो में से कम एक चीज का होना तो जरूरी है। पहला, एसेट क्रिएशन से फाइनेंशियल रिटर्न्स का मिलना, और या फिर एसेट की वैल्यू ही इंक्रीज हो जाना। मान लीजिए आप एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं जिसे कभी रेंट पे नहीं दिया गया, लेकिन समय के साथ उस लैंड की कीमत बढ़ जाती है। इस केस में लैक ऑफ रेगुलर फाइनेंशियल रिटर्न्स के बावजूद ये एक इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है। इन्वेस्टमेंट्स दो तरह की हो सकती हैं। पहली है फिजिकल इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जिनका कोई फिजिकल फॉर्म है और इनकी वैल्यू इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से होती है, जैसे गोल्ड, लैंड, रियल इस्टेट एंड सिल्वर एक्सेट्रा। दूसरी है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जैसे बैंक अकाउंट, एफडी, बॉन्ड्स, शेयर्स एक्सेट्रा। रियल इस्टेट फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, जबकि रियल इस्टेट में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के भी ऑप्शंस होते हैं जिन्हें रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहा जाता है। इसी तरह गोल्ड के कॉइन्स खरीदना फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, जबकि गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स के साथ अक्सर स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेफ्टी कॉस्ट जैसी एडिशनल कॉस्ट जुड़ी होती है। साथ ही ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इतने इजीली डिस्पोजेबल यानी लिक्विड नहीं होते। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को कैश में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है। साथ ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की एक्विजिशन और कन्वर्जन कॉस्ट भी कम होती है। सोच के देखिए, प्रॉपर्टी खरीदने के साथ रजिस्ट्री की कॉस्ट, बाउंड्री बनाने की कॉस्ट और बेचने पर प्रॉपर्टी डीलर की कॉस्ट और टाइम का इन्वेस्टमेंट और ढेर सारा एफर्ट भी लगेगा। वहीं शेयर्स और बॉन्ड्स को मोबाइल पर एक क्लिक के साथ माइक्रो सेकंड्स में खरीदा और बेचा जा सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जरूरी है सेविंग्स का होना, जिसे एसेट में इन्वेस्ट किया जा सके। इंडिया में इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम का मतलब है कि सेविंग्स और कंसिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी एज अ परसेंटेज डिस्पोजेबल इनकम इंडिया में डिक्लाइन हो रही है। यानी अपनी डिस्पोजेबल इनकम में से लोग एक बड़ा हिस्सा कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि सेविंग्स के लिए फंड्स कम किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2008 में इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स रेट 37.82% थी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंटिन्यूअस डिक्लाइन के साथ ये फिगर 28.2% पर पहुंच चुकी थी। ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेविंग्स के ट्रेंड। अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो भारत में इंश्योरेंस डेंसिटी ग्लोबल बेंचमार्क से बहुत कम है। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब है इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में 2020 में ये वैल्यू $78 पर पर्सन थी, जबकि ग्लोबली लाइफ इंश्योरेंस में $360 और जनरल इंश्योरेंस में $450 की डेंसिटी देखने को मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम है क्वालिटेटिव, यानी नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया अपनी डिक्लाइनिंग सेविंग्स का भी ज्यादातर हिस्सा कैश, करेंसी और लो रिटर्न्स वाले बैंक डिपॉजिट्स या अनप्रोडक्टिव एसेट्स जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इंडियन हाउसहोल्ड्स की करीब 75% सेविंग्स रियल इस्टेट सेक्टर में पार्क्ड रहती है। रियल इस्टेट पर इन्वेस्टमेंट के लिए ओवर डिपेंडेंस की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने की वजह से इसके प्राइसेस का आर्टिफिशियली शूट अप होना। साथ ही इंडिया में रेंटल यील्ड ग्लोबल ट्रेंड के मुकाबले काफी कम है। डेटा के अनुसार इंडिया में नेट रेंटल यील्ड सिर्फ 2.67% ही है। नेट रेंटल यील्ड यानी रेंटल इनकम में से मेंटेनेंस चार्जेस और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे एक्सपेंडिचर माइनस करके आने वाली वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अगर और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी की कुल वैल्यू का कितना प्रतिशत हिस्सा रेंट के तौर पे आप तक पहुंच पा रहा है। इसे कंपेयर करिए इक्विटी म्यूचुअल फंड से, जहां 13% से ज्यादा का रिटर्न मिलता है, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में इंडियंस सिर्फ 14% सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स पर लो रिटर्न्स पाने की वजह से इन टर्न क्वालिटी ऑफ सेविंग्स कम रहती है, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अपने पोटेंशियल से कम होती रहती है, क्योंकि आउटकम्स कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं।
और आउटकम्स के अभाव पे इन्वेस्टमेंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। साथ ही गोल्ड के साथ इंडियंस के ऑब्सेशन की वजह से इंडिया को कंसिडरेबल करंट अकाउंट डेफिसिट और इसका रिजल्ट फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो देखने को मिलता है। इंडिया की 86% गोल्ड रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट से मीट होती हैं और गोल्ड इंपोर्ट्स इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स का 8 to 9% अकाउंट करता है। ये सिचुएशन रुपी के एक्सचेंज रेट को एडवर्सली इफेक्ट करती है। इन दोनों प्रॉब्लम्स के अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन इन्वेस्टर्स का पेशेंस। इंडियन इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने की तरफ रिलेक्टेंट दिखाई पड़ते हैं। इंडियंस अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी परसिस्टेंस नहीं दिखाई पड़ते। 40% से भी कम पॉलिसी होल्डर्स 15 से 20 साल की मैच्योरिटी वाली पॉलिसीज में 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रह पाते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के 2019 के डेटा के अनुसार सिर्फ 42% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 2 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंडियन हाउस होल्ड्स आज भी गोल्ड और रियल इस्टेट जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स पर ही रिलाई करते हैं, जो वेल्थ का सबसे प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है। दोस्तों, अभी तक के डिस्कशन में हमने इंडियन इन्वेस्टमेंट में एक ट्रेंड नोटिस किया, जहां हाउस होल्ड का सेविंग रेट और कंसिक्वेंशली इन्वेस्टमेंट रेट ओवर द इयर्स डिक्रीज होता जा रहा है। साथ ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की जगह अनप्रोडक्टिव फिजिकल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट स्पेस में एक कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल ट्रेंड का इशारा करता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? दोस्तों, इस ट्रेंड के पीछे कुछ डीप फाउंडेड हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर्स हैं। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया, भारत को हिस्टोरिकली डोमिनेंट ट्रेड पोजीशन हासिल होने की वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि अपने एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के बदले प्रीशियस मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स इंडिया को पेमेंट के रूप में दिए जाते थे। गोल्ड और फिजिकल एसेट्स को ट्रेडिशनली वेल्थ की निशानी की तरह देखा गया है। इसी वजह से गोल्ड की एक सोशल रिकॉग्निशन भी है। साथ ही कल्चरली इंडिया में वेडिंग और बहुत से सोशल ओकेशंस में गोल्ड का लेन देन पॉपुलर ऑकरेंस है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स ब्राइड्स के लिए इररिप्लेसेबल होते हैं। गोल्ड की रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है और बहुत से डिवोटीज गोल्ड डोनेशंस को अपनी श्रद्धा का प्रतीक मानते हैं। एस्टिमेट्स के अनुसार आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल करीब 650 करोड़ रुपीस का गोल्ड डोनेट किया जाता है। इसके अलावा लैंड में इन्वेस्टमेंट्स के पीछे भी हिस्टोरिकल रीजंस एक वजह रहे हैं। मिडिवल इंडिया में फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था, जहां जमींदार जमीन के मालिक होते थे और किसान लोअर क्लास वर्कर्स माने जाते थे। जाहिर है कि लैंड ओनरशिप आज भी इंडिया में एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की लो क्वांटिटी और बैड क्वालिटी के पीछे कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी रहे हैं। 200 साल के लंबे कॉलोनियल रूल का नतीजा था कि इंडिपेंडेंस की ईव पर इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। 1950 से 1951 के बीच में इंडिया की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 255 रुपीस थी। साथ ही लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चर ही इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर और आउटपुट जनरेटर था। इन फैक्टर्स की वजह से बहुत लंबे समय तक इंडिया में इन्वेस्टेबल कैपिटल थी ही नहीं जिसे इन्वेस्ट किया जा सके। साथ ही लैक ऑफ सेविंग्स और इंश्योरेंस डेंसिटी का एक नतीजा है हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। दोस्तों, जब हेल्थ इमरजेंसीज आती हैं तो इंश्योरेंस ना होने पर लोगों की खानदानी जमीनें बिक जाती हैं। ऐसे सिनेरियोज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लोगों की परसिस्टेंस इमेजिन कर पाना मुश्किल है। इस वजह से जहां से भी मुमकिन हो पैसा निकाल के लोगों को पर्सनल इमरजेंसीज मीट करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल इलिटरेसी ऑफ इंडियन सिटीजन्स। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है लोगों में फाइनेंशियल टर्म्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी होना। और इसके उलट अगर नॉलेज नहीं है तो उसको फाइनेंशियल इलिटरेसी कहा जाएगा। नॉलेज ना होने की वजह से लोग पुराने तौर तरीकों पर विश्वास करते हैं जो सेफ होते हैं लेकिन सब ऑप्टिमल रिटर्न्स देते हैं। न्यू एंड रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग एंटर नहीं करना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गोल्ड बॉन्ड्स, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स और ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे सेफर एंड हायर रिटर्न ऑप्शंस को भी फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से अपना ड्यू शेयर नहीं मिल पाता। फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ इंडिया में हिस्टोरिकली देखी गई वीक रेगुलेशन भी एक मुख्य कारण है। हर्षित मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, केतन पारिक स्कैम और लेटेस्ट एनएससी चित्रा रामाकृष्णा स्कैम के अलावा ऐसे बहुत से फाइनेंशियल मार्केट स्कैम्स ने इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिट्रे करके उन्हें रिस्क से दूर रहने के लिए मजबूर कर दिया है।
दोस्तों इंडिया में इन्वेस्टमेंट बिहेवियर से जुड़ी प्रॉब्लम्स पर तो हमने नजर डाली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि आखिर इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देश का इन्वेस्टमेंट रेट इंडस्ट्री के लिए मददगार होता है। बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, जो किसी भी अकेले इंडिविजुअल के पास होना इम्पॉसिबल है। बहुत से इन्वेस्टर से पैसे पूल करके ही बिजनेस करना संभव है, लेकिन अगर देश के हाउसहोल्ड्स का अधिकतर पैसा लैंड और रियल इस्टेट में लॉक्ड रहेगा तो इन फंड्स को कंपनीज तक कैसे पहुंचाया जा सकेगा। इन्वेस्टमेंट का सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ता है। अगर कोई कंपनी एक नए स्टील प्लांट में इन्वेस्ट करती है तो इससे इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा, साथ ही बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगा। साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट का मतलब है हाई रिटर्न्स और हायर डिस्पोजेबल इनकम। अच्छे रिटर्न्स की मदद से इन्वेस्टर्स अपनी फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव कर सकते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर दे सकते हैं, और साथ ही इकोनॉमी में कंजम्पशन डिमांड इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर इकोनॉमी में होने वाला इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। सेविंग्स एक्यूमुलेट करके लोग रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट पर सोशल सिक्योरिटी का बोझ कम हो जाएगा और सरकार प्रोडक्टिव एरियाज में स्पेंड कर सकती है। वेल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आज के स्टार्टअप एरा में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। अक्सर कंपनीज को स्टार्ट होने के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे बैंक्स मीट नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक्स ज्यादातर लोन्स यानी डेट फाइनेंसिंग करते हैं। हाउसहोल्ड्स द्वारा की गई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के लिए सीड कैपिटल और आईपीओस के थ्रू एफिशिएंट लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का सोर्स बनती है। बिना वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के किसी भी देश की कंपनीज के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल की 2019 की रिसर्च के अनुसार उस साल भारत में हाउसहोल्ड्स के सिर्फ 14% एसेट्स ही इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट किए गए थे, जबकि यूएसए में यही संख्या 45.5% थी। अब जरा कंपेयर करें यूएसए की कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंडिया से, तो आप पाएंगे एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $2.6 ट्रिलियन है, जो इंडिया की जीडीपी का 70% से भी ज्यादा है। इसके मुकाबले इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी सिर्फ $218 बिलियन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यानी एप्पल का 10% से भी कम। जाहिर है इकोनॉमिक जायंट्स बनने के लिए चीप एंड इजीली अवेलेबल फाइनेंसेस जरूरी है, जिसके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स की। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं और इसके नेशनल इकोनॉमी, बिजनेस और इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही हमने जाना कि इंडिया के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो में आज क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दोस्तों जहां प्रॉब्लम्स हैं वहीं कुछ ब्राइट स्पॉट्स भी हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के स्फीयर में चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016 में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ 3% ऑफ टोटल फाइनेंशियल एसेट्स थी, लेकिन 2018 में बढ़ के 8% और 2019 में 14% हो चुकी थी। हालांकि ये अभी भी काफी कम है, लेकिन इंप्रूवमेंट विजिबल है। आरबीआई डेटा के अनुसार फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रियल एस्टेट और गोल्ड का इन्वेस्टमेंट में शेयर कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार डीमोनेटाइजेशन का एक साइड इफेक्ट ये रहा है कि ज्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज और यूलिप प्लान्स जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को अपनाना शुरू किया है। साथ ही म्यूचुअल फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के फिगर इंकरेजिंग हैं। 2021 के Q3 में एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड्स में टोटल इन्वेस्टमेंट 36.17 ट्रिलियन INR थी, जिसमें करीब 30% की ईयरली ग्रोथ देखने को मिली है। इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट में 22.32% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि इंकरेजिंग है। इसके पीछे न्यू फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स का मार्केट में एंटर होना सबसे बड़ा कारण है, जो एक काफी बड़ा पॉजिटिव भी है। ये पॉसिबल हो पाया है फिनटेक पोर्टल्स द्वारा लाई गई इन्वेस्टमेंट करने के प्रोसेस में सिंप्लिसिटी से। आज कोई भी इन्वेस्टर अपने स्मार्टफोन के थ्रू घर बैठे बैठे डीमैट अकाउंट खोलने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना सीख सकता है और अपने इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस भी रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। हाल ही में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल यानी छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की एंट्री अलाउ कर दी है, यानी अब इन्वेस्टर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को फंड्स लेंड कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स सेफेस्ट होने के अलावा सेविंग्स अकाउंट और एफडी से ज्यादा रिटर्न्स भी ऑफर करते हैं।
साथ ही आरबीआई के रेगुलर इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर क्लास डेवलप की जा रही है। दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारी ड्यूटी है, जिससे हम अपनी वेल्थ को उन एरियाज में इन्वेस्ट कर पाएं जहां देश की इकोनॉमी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। स्कूल्स में फाइनेंशियल अवेयरनेस को करिकुलम में इंक्लूड करना यंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स क्रिएट करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। और उसी दिशा में इंडिया से भी एप्पल और टेस्ला जैसे इकोनॉमिक जाइंट निकलेंगे, जो हमें $5 ट्रिलियन और उससे भी कहीं बड़ी इकोनॉमी और एक ग्लोबल सुपर पावर की दिशा में ले जा सकेंगे। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पर हमने डिस्कस किया इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो का, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समाधान है और आगे क्या स्कोप है इस पूरे फील्ड के एक्सपैंड होने का। ये सब कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज एसेंशियल फॉर रैपिड एंड टारगेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।